अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत और इदारों के साथ कशीदगी पहले ही अरूज पर थी, जबकि आज DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाजे हो गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 3 रोज पहले की जाने वाली ट्वीट को लेकर न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ताल्लुकात मजीद तनाव का शिकार हो गए हैं, बल्कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जमान पाक फौज ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को मुल्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यानी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया है। DGI ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में CDF के नोटिफिकेशन के जारी होने में ताखीर, मुख्तलिफ क्यासराइयों और अफवाहों पर भी बात की और बताया कि आज से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के हेडक्वार्टर का आगाज हो चुका है। मगर DGI के मुताबिक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद एक ऐसे बयानिए के बारे में बात करना है जो अंदरूनी तौर पर मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। DGI का कहना था कि तमाम कानून और जवाबित को बालाए ताक रखकर जेल में एक जहनी बीमार की मुलाकातें करवाई जाती हैं, जिसके बाद फौज के खिलाफ जहरीला बयानिया सामने आता है। मगर अब यह बयानिया पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है और वो वाजे कर देना चाहते हैं कि अब सियासत खत्म हो चुकी है। कोई आर्म फोर्सेस या उसकी लीडरशिप पर हमला करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। We need to understand a creeping national security threat that is internal, and that threat का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का। And why it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, देन वी विल आल्सो कम बेयर नकल। आप फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। DGI से जब यह सवाल हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में पहले भी फातिमा जिन्ना से लेकर कई रहनुमाओं को गद्दार और कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जाता रहा है, तो इस बार मुख्तलिफ क्या है, जिस पर DGI ने कहा कि फौज ने पहले कभी किसी को गद्दार करार नहीं दिया। यह पहली बार है कि फौज एक शख्स के बारे में इतनी वजाहत से बात कर रही है, क्योंकि जो इस शख्स ने किया है वो आज तक किसी और ने कभी नहीं किया। मैं थोड़ा सा अगर आप अलाउ करें, आई विल बैक टू डिफर अ लिटिल बिट। आई डोंट थिंक कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख को ऑब्जेक्टिवली देखें कि इतने वाज़े तरीके से कभी पाकिस्तान की फ़ौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया रखा हो इसी पोडियम पे। वो आप एक सिमिलैरिटीज़ नोशनली तो क्रिएट करते हैं कि हमने ये कहा, ये बातचीत हमने कभी नहीं किसी के बारे में कही। एंड आई थिंक आई एम ट्रू वंस आई से कि वो नॉट सो क्लियरली एक्सप्लिसिटली गिविंग एग्जांपल्स, गिविंग ऑब्जेक्टिव प्रूफ कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। सो आई डोंट थिंक वंस यू से कि इसी पोडियम में हम ये बातें करते रहे, हमने कभी ये बात नहीं की। वी हैव कम आउट वेरी क्लियरली because I think now there is a time that we need to, जो मैंने कहा ना, बेयर नकल हमें बताना पड़ेगा कि ये जो बयानिया चला रहा है ये कौन है, और जो ये काम कर रहा है, आपने जो नाम लिए जिन लोगों के, उनमें से किसी ने ये काम नहीं किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से सवाल हुआ कि अगर फौज इस बात पर कायल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती के लिए खतरा है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी? सुनिए DGI ने इस पर क्या जवाब दिया। फौज रियासत का एक इदारा है, हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना। यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। वी आर गिविंग दिस पर्सपेक्टिव, एंड व्हाई आर वी गिविंग दिस पर्सपेक्टिव ओपनली इन एन ओपन फोरम टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो, बिकॉज जो ये पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पर तमाम जगह करते हैं। जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बरतर है, वो ऑल वाइज होती है। इट इज देयर डिसीजन what do they do and why they do it and how will they do it. So you need to ask this question to them, और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को लेके चलते हैं। We are not politicians,
यहाँ पे कहा जाता है कि रियासत फौज है, नहीं, रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है। डीजीआई इस पर कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी या नहीं, इसका फैसला हुकूमत करेगी क्योंकि हुकूमत रियासत है। डीजीआई इस्पियार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नार्सिसिस्ट रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, इंडियन मीडिया और अफगान मीडिया जो सब करता है वो इत्तेफाक नहीं बल्कि ये सब कलूजन है। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे। कुछ रोज पहले एनडीयू के एक वर्कशॉप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन रहनुमाओं के खिलाफ सख्त मौकिफ अपनाकर उन्हें कहा था मीर जाफर और मीर सादिक, जिस पर आज डीजीआई इस्पियार ने रद्दमल देते हुए कहा कि ये कौन शख्स है जो हर शख्स को गद्दार कहता है, ये शख्स खुद को समझता क्या है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। तो ये कह रहा है कि आप सारे जो आईएसपीआर में आप भी गद्दार हैं। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहां बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्योंकि बयानिया बनाने के तो माहिर हैं। बयानिया तो ऐसा जबरदस्त बनाते हैं कि मैं बताऊं कि जॉयबल्स भी जो सा वो दाद देता होगा कि ये तो मेरा भी उस्ताद निकला। वी नीड टू टेल यू दैट पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस बयानियों को चलाया जाए और इसकी सहूलत कारी की जाए। दिस कैन नॉट बी अलाउड। इसके अलावा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीआई इस्पियार ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में ताखीर क्यों हुई और एसआईएफसी के कोऑर्डिनेटर ने मुल्क की मईशत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार क्यों किया। ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर मेरे भाई तश्कील हो रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, द प्रीवियस एंटिटी दैट वाज देयर वाज ए कमेटी मैकेनिज्म, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references जिनको आपने तयन करना है, उसके लिए डेलिब्रेशन की मेरे भाई रिक्वायर्ड है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो फौज है ना, वो मीडिया और सोशल मीडिया के विम्स पे नहीं चलती। नहीं, आगे एक और भी आपका सवाल था NCSIFC पे। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी सहूलत के लिए हुकूमत वक्त ने ये SIFC का अदारा बनाया एंड दे रिक्वेस्टेड बिकॉज ऑफ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज दैट द आर्मी हैज टू प्रोवाइड सर्टन सपोर्ट टू इट, बट द इकोनॉमी and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters. डीजीआई इस्पियार कह रहे थे कि फौज मीडिया और सोशल मीडिया की ख्वाहिशात पर नहीं चलती। चीफ ऑफ डिफेंस का एक हेडक्वार्टर बन रहा है। नोटिफिकेशन से पहले बहुत काम करना था, इसलिए नोटिफिकेशन में ताखीर का मामला सामने आया। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल को लेकर एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने कुछ माह पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, मगर उस हवाले से कोई एक्शन नजर नहीं आया था। जबकि डीजीआई इस्पियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि जिस तरह MQM ने खुद को बानी से अलग किया था, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खुद को बानी से अलग करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद को बानी से अलहदा ना किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगी। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खसूसी बराए इत्तलात शफी जान ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे सूबे की तौहीन की गई है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर। तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज डीजीआई इस्पियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि 2-3 दिन पहले इमरान खान की जो ट्वीट थी उसमें उन्होंने फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। आज डीजीआई इस्पियार ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि वो जहनी मरीज हैं और उनका जो बयानिया है वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। अब डीजीआई इस्पियार ने कहा कि जो भी उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया है वो सिक्योरिटी लेंस से दिया है। जरा बताइएगा कि हुकूमत का, सिविलियन हुकूमत का इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप ये समझते हैं कि बानी PTI का जो नजरिया है, जो उनका बयानिया है, वो कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है? पहली बात तो ये कि मैं डीजीआई इस्पियार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके एक लफ्ज को आज इंडोर्स करता हूं सिविलियन हुकूमत की तरफ से। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान इस मुल्क के लिए खतरा है और वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहता है।
जो शख्स और उसकी पार्टी मुल्क को डिफॉल्ट कराने के लिए दुआएं करे, कोशिशें करे, और आईएमएफ को लेटर लिख दे कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना दिया जाए और पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार किया जाए, विदाउट थिंकिंग कि उसके शहरियों के लिए कितना मुश्किल होगा और कितना केओस होगा और इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा, एयरलाइनें आना बंद हो जाएंगी, लोग बैंकों से पैसे विड्रॉ कर लेंगे और एक अफरा तफरी का आलम होगा। आईएमएफ को लेटर इनकी जमात ने लिखे, इससे बढ़ के और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? और क्या कर सकते थे? 9 मई को हमले किए, फौज की इंस्टॉलेशन पे हमलावर हो गए, एमएम आलम के जहाज को आग लगा दी, जिना हाउस को आग लगा दी, कर्नल शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की। ये मैक्सिमम होता है ना, आप दुश्मन भी ये काम नहीं करता जो इन्होंने किए कि आईएमएफ को लेटर इकोनॉमी के खिलाफ, 9 मई के हमले फौज के खिलाफ, और बाज आने का नाम नहीं ले रहे। इमरान खान कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक खतरा है। और ये जो बयानियां बना रहे हैं झूठा, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है इमरान खान और उसकी जमात। और मैं ये समझता हूं कि जब उज़मा खान ने मुलाकात के बाद आके कहा कि वो शदीद गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेगा करप्शन 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसकी जो सजा काटना है उनको वे आउट नजर नहीं आ रहा और सियासी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, जिसकी बिना पे ये बयानियां बना रहे हैं। एंड इज अ मेंटली सिक मैन, वी ट्रूली बिलीव दैट। अता साहब, आज जब ये भी सवाल हुआ कि आगे क्या होगा, क्या पीटीआई पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं, मुलाकातों पे पाबंदी होगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो हुकूमत का एक आम है, वो हुकूमत जो है वो असल में रियासत है, उसने फैसले करने हैं। तो जरा बताइएगा कि क्या कोई फैसले किए गए हैं, क्योंकि अब आप ये कह रहे हैं कि हम इंडोर्स भी करते हैं प्रेशर को और आप समझते हैं कि उनका जो बयानिया है वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। आगे क्या होगा, सबसे पहले बारी बारी बताएं। मुलाकातों पर अब क्या स्टेटस है? क्या मंगल को जो मुलाकात होगी फैमिली के साथ वो होने दी जाएगी या अब आप नहीं होने देंगे मुलाकात? देखिए, मुलाकात होती है कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक। जेल मैनुअल में लिखा है कि सियासी बातचीत नहीं होगी, मुल्क के खिलाफ बातचीत नहीं होगी और कैदी की वेल बीइंग, लीगल मैटर्स डिस्कस होंगे। उज़मा खान ने वायलेशन की है और मुलाकात इनकी बंद है। इंडियन चैनल्स पे ये लोग बैठे हैं जाके, अफगानिस्तान के मीडिया को इन्होंने एड्रेस किया है और ये रोज फॉर्डर प्रोवाइड करते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के मीडिया को कि वो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जो है वो बयानियां बिल्ड करे। कोई मुलाकात नहीं है, मुलाकात बंद है। और जिसने लॉ एंड ऑर्डर वहां क्रिएट करने की कोशिश की आउटसाइड द जेल, पर्चे होंगे, मुकदमात होंगे और कानून सख्ती के साथ निपटेगा और आयरन हैंड्स के साथ निपटेगा। द ग्लव्स आर ऑफ। अब कोई वहां पे लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करे, दे विल बी हैंडल्ड वेरी वेरी हार्शली। और अब ये रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करने का वक्त है। तो कतन जेल की मुलाकात नहीं होगी और वहां पे मजमा इकट्ठा करने की भी इजाजत नहीं है और इसके सख्त कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कानूनी। तो आमतौर पे तो आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि देखिए ये इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट का है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि ये इख्तियार अब हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया है। नहीं, जेल सुपरिटेंडेंट ने ही ये रिपोर्ट किया है। जेल रूल्स के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट मीटिंग में मौजूद होता है और वो रूल्स में लिखा हुआ है। अब वहीं से ये बात रिपोर्ट हुई है कि सियासी गुफ्तगू की गई है और सियासी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि बाहर आके उस्मान खान साहिबा ने की हैं। तो ये सारा जाब्ता और कानून के मुताबिक होगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। और हर किसी इजाजत नहीं होगी कि जेल से बैठ के दुश्मन के एजेंडे को आगे लेकर चला जाए, भारत के एजेंडे को आगे लेकर चला जाए। दुश्मन मुल्क के चैनल्स जिन्होंने जंग के दौरान पाकिस्तान के हवाले से झूठी खबरें फैलाई, पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वहां पे सियासी बयानियां बनाना, दिस इज नॉट अलाउड। ये आए, अब इनको बिल्कुल मुलाकात की भी इजाजत नहीं है और वहां पे मजमा भी इकट्ठा करने की साहब, ये आपके ख्याल में कितनी देर तक के लिए सस्टेनेबल मुलाकात ना करें? बहरहाल एक कैदी हैं, एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं, वजीर आजम रहे, तो कितना अरसा तक आप समझते हैं कि ये होल्ड कर सकते हैं? इस मरतबा 1 महीने नहीं हुई, फिर मुलाकात करवा दी गई, तो अब क्या एग्जैक्टली इरादा है कि कब तक मुलाकात नहीं होगी? देखिए, ये कानूनी बात है ना, कानूनी बात है कि जब वायलेशन होगी, सियासी बातचीत होगी, बाहर आके हम भी जेल में अपने लीडर को मिलने जाते थे, हमने कभी उसको मिसयूज नहीं किया। और आजम तारड़ साहब वकील थे, उन्होंने कभी बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं की, कानूनी गुफ्तगू नहीं की, वो जेल की मुलाकात करके वापस चले जाते थे। तो ये इजाजत नहीं है कि आप वहां से जो है वो ट्वीटें करवाएं। इस सवाल का मकसद ये था साहब, देखिए अभी आपको 2 दफा कह चुके हैं, इंडियन मीडिया ने उठाया, अफगानिस्तान मीडिया ने उठाया, आप इन्फॉर्मेशन के इसलिए आप ये शायद बात समझ सकेंगे। जब रोजाना की बुनियाद या हफ्ते में 2 दफा मुलाकात हो रही होती थी तो फिर वो खबर की अहमियत भी नहीं रहती, जो भी इमरान खान कहते हैं ट्वीट भी हो गया, कोई अहमियत नहीं रहती। जब मुलाकात नहीं होगी तो फिर लोकल मीडिया तो दूर, इंटरनेशनल मीडिया भी उठाएगा, जैसे इस वक्त उठाया।
तो फिर क्या मुलाकात नहीं, ना ये बात होने नहीं देना है, एक लंबे अरसे तक, उससे ये कोई बात नहीं इंटरनेशनल है। प्रेशर नहीं बनेगा? नहीं देखें, ये मुलाकात का कोई ताल्लुक नहीं इंडियन मीडिया पे जाने से। इंडियन मीडिया पे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, कोई तमीज होती है, कोई थोड़ा सा इंसान की कोई वैल्यूज होती हैं कि इंसान लोकल मीडिया पे बात करता है। इंडियन मीडिया पे जाके फौज के खिलाफ बात करना शेमफुल, एक्सट्रीमली शेमफुल। तो मैं ये समझता हूं कि इसका मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बाहर बैठ के इनके ब्लॉगर्स कर रहे हैं, वो क्या जेल की मुलाकात की वजह से कर रहे हैं? वो जो बयानियां बना रहे हैं और फौज के सरबराह को, फौज को मलाइन करना चाह रहे हैं, फौज और अवाम के दरमियान दरार डालना चाह रहे हैं, इनको एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ये इनका डीएनए इस पार्टी का, कि ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो स्टेप होगा, जब 9 मई किया था तो वो क्या इसलिए किया था कि मुलाकात नहीं हो रही थी? बट अता साहब, तो लेकिन ये जब आप ये मुल्क बात करते हैं, दुश्मनी। फिर वो फॉरेन पीटीआई उस इंटरव्यू को अपलोड कर देती है कि देखें करण थापड़ के साथ बैठ के मियां साहब कह रहे थे कि जो कारगिल है उसका एहतसाब होगा, उसकी रिपोर्ट जो है वो शाये की जाएगी। तो फिर कह रहे हैं कि देखें आप इंडियन मीडिया पे जाके अपनी फौज के एहतसाब की बात कर रहे हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ के इंटरव्यूज, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और उस हवाले से उन्होंने जब भी करण थापड़ को इंटरव्यू दिया, वो एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिया। उन्होंने मुल्क की फौज की लीडरशिप के ऊपर कोई हमला नहीं किया, कोई बात नहीं की कि जी फलां बंदा इन्वॉल्व है। उन्होंने एक रिपोर्ट की बात की। अब उसकी क्या कंटेंट है, दैट्स एनीबॉडीज गेस। बट ये डायरेक्टली अटैक करना रियासत को इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के, यू कांट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंज। बिल्कुल दोनों अलग मुलाकात के चीजें, अलावा जमीन क्या आसमान का फर्क है फैसला दोनों किया चीजों आपकी के अंदर। हुकूमत ने? क्या और इससे मियां साहब आगे में भी एक कोई आदत है, वो कदम इमरान उठाएंगे? खान को भी। देखिए, ये जेरे गौर बिल्कुल है कि स्पेशली जो बयानिए के हवाले से एक नफरत अंगेज और जहर फैलाया जा रहा है, उन लोगों के खिलाफ निरगा जरूर तंग होगा। दे विल बी टेकन टू टास्क। और आपके पास देखिए ना, फॉरेन फंडिंग केस था इनका। इनके पास निशान तो पहले है ही नहीं, तो मरे हुए को क्या मारना मारना। और ऑलरेडी डिवीजन का शिकार है। इनके बहुत सारे मेंबर्स जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ देखते हैं और बातचीत करते हैं, वो कहते हैं हमें फंसा दिया इस बंदे ने, ये तो इंतहा पसंद है, ये तो उसामा बिन लादेन को शहीद कहता, और ये दहशत गर्दों को दोस्त मानता है, तालिबान की सोच रखता है। तो इस शख्स को मुझे बताइए कि इस इंतहा पसंद आदमी को, जिसपे जंगी जुनून सवार है अपनी ही फौज के खिलाफ, उसकी जमात के लोग कितनी देर सस्टेन करेंगे? तो उनके बहुत से लोग उस बयानी के साथ खड़े भी नहीं है, बामरे वो तो चलो मजबूरी वो उनका बात फैसला है ना करते कि हैं, वो उस बयानी के अंदर साथ से खड़े उनको रहते भी हैं या पता है नहीं कि वो खड़े गलत रहते। कर रहे हैं। हुकूमत ने क्या फैसला किया है? क्योंकि अभी तलाल चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखें ये बिल्कुल सियासत कर सकती है पीटीआई, लेकिन वही फॉर्मूला होगा जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए था कि वो अपने बानी को माइनस कर दें, और वो आपको पता है कि पीटीआई करेगी नहीं, क्योंकि पीटीआई इमरान खान, इमरान खान पीटीआई। तो फिर हुकूमत अपनी तरफ से क्या जो है लाएमल है हुकूमत का? मैं भी यही बात कर रहा हूं कि इनकी देखिए, जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो बैठते ऑपोजिशन बेंचेस पे हैं, बट वो इस बयानिए के साथ नहीं है। वो कहते हैं मैं अपनी फौज के खिलाफ, अपने फौज के सरबराह के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ मैं दुश्मन को चीजें नहीं बेच सकता जिस तरह ये लोग बेचते हैं। 4 लाइक्स के लिए ये इंडियन चैनल पे चले जाते हैं, अपने मुल्क को बदनाम करने की कोशिश करते हैं एक शख्स की अना की खातिर। तो ये जो अना परस्ती है, शख्सियत परस्ती है, और एक शख्स है जो चाहता है कि मुल्क को आग लग जाए, ये बिल्कुल इजाजत नहीं है। और इनके बहुत सारे लोग, जिस तरह मैंने कहा, इनके बयानी के साथ नहीं खड़े, वो नहीं चाहते कि ये चीजें हों। इसलिए ये बहनें सामने आई हैं, जिनको सियासत का नहीं पता, जिनको मुल्की मामलात का नहीं पता, और वो आके एक सिंपथी की एयर क्रिएट करना चाह रही हैं। तो इनकी अपनी डिविजन्स बहुत हैं। तो मैं समझता हूं कि इनकी जमात का कोई फ्यूचर नहीं इस मुल्क के अंदर। जब आप कहते हैं फ्यूचर नहीं है, तो इससे क्या मुराद है कि क्या पार्टी को बैन करने जा रहे हैं, गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि आज उनकी तरफ से भी रद्दअमल आया है कि हमारी पूरे सूबे की तस्लील की गई है। तो क्या एग्जैक्टली लाएमल है, क्या हो गया स्ट्रैटेजी की आपकी? देखिए, एक तो जैसे गवर्नर राज का मैंने कहा एक सीरियस ऑप्शन है, और हर हुकूमत के पास ये अवेलेबल होता है। अच्छी बात है कि इनके सीएम अब बिहेव कर रहे हैं। एनएफसी की मीटिंग में उस दिन आए हैं, शरीक हुए हैं, डिस्कशंस में इज टेकिंग पार्ट, बहुत अच्छी बात है। नहीं बिहेव करेंगे और गवर्नेंस की गैप्स होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, तो ऑब्वियसली गवर्नर राज एक बिल्कुल एक सीरियस ऑप्शन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन होती है, हर हुकूमत को अवेलेबल होती है। वो बिल्कुल उस पर कोई ना कोई सोच विचार किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि इनके लोग इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े, तो वो लोग जो नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार फैले, वो अब आप देख रहे हैं, जिस तरह मैंने शेर अफजल मरवत साहब की मिसाल दी,
जी। इनके लोग बामरे मजबूरी ये काम करते हैं, और इनकी जमात, मैंने कहा ना, मरे हुए को क्या मारना, लेकिन ना क्योंकि निशान है ना अता साहब इस जमात है, सवाल में बार बार वैसे इसलिए कर रहा आपस हूँ में क्योंकि आज तफरका है, DGI-ISPR बॉयकॉट से की भी 2 इलेक्शन दफा का ये कर सवाल देते हुआ हैं। कि माजी में जो है ना वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी नवाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी रिस्क है, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को इमरान खान ने कहा कि वो गद्दार हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट से जब ताल्लुकात खराब थे तो इस किस्म की बातें होती थी कि उनकी फैक्ट्री से इंडियन एजेंट निकलते हैं, जिसमें DGI-ISPR ने कहा कि एटलीस्ट ऑफिशियली इस फोरम से कभी ये बात नहीं की गई। वो बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के हवाले से ये बातें की गई हैं, लेकिन हमने देखा कि फिर जब हालात बदलते हैं तो दोबारा वो पावर के मनसब पर आ जाते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस मरतबा अगर आप ये कह रहे हैं तो यही होगा जो माजी में होता रहे, या आपने कुछ सोचा हुआ है कि कुछ करेंगे, कोई इकदाम उठाएंगे? बहुत बड़ा फर्क है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही है जमातों की आपस में, और लेबलिंग भी होती रही है। किसी जमात ने किसी बैनुल अक़वामी सतह पे मालियाती इदारे को लेटर लिख के नहीं कहा कि पाकिस्तान को दिवालिया कर दो। किसी जमात ने कायदे आज़म के घर जिना हाउस को, कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई। किसी जमात ने शोदा की यादगारों को मस्मार नहीं किया। ये जो इनके स्टेप्स हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाने, ये तो अमली स्टेप्स है ना, ये बातचीत नहीं है, ये लेबलिंग नहीं है कि फलां गद्दार है तो फलां दुश्मन है। ये तो इंडिया के बयानिए को तूल दे रहे हैं। इंडिया में इनकी पोस्टें लगती हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं कि ये बड़ी इंडिया की हक की बात करता है। तो ये तो प्रैक्टिकली इन्होंने करके दिखाया है। तो देखिए इनके लिए आगे पॉलिटिकल स्पेस भी स्क्वीज होगी, नैरेटिव स्पेस भी स्क्वीज होगी, और मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे, और मैं नहीं समझता कि इनका कोई फ्यूचर है। अब इसमें हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लिया। वो कह रहे हैं कि देखें सिर्फ हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर आप इमरान खान को जेल में डाल दें, उनकी एहलिया को जेल में डाल दें, मुलाकातें ना करने दें, तो जाहिर सी बात है गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तो होगी। वो कहते हैं हमारा मैंडेट भी ले लिया, हमसे रिजर्व सीट्स भी ले ली, जब भी आप हमें इतना दीवार से लगाएंगे तो फिर इसी किस्म के बयान आएंगे और क्या बात होगी। तो ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ आता है। आप मुझे आज बता दें कि इमरान खान किस केस में अंदर है। 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस है, ओपन एंड शट केस। आज तक आपके शो पे या किसी टीवी चैनल पे इसकी कानूनी दलाइल देते देखा है आपने तरीके इंसाफ को? वो कहते हैं हम रियासत मदीना का नाम ले रहे थे इसलिए हमें सजा मिली है। कोई खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। आपने अरबों रुपया इस कौम का वो आप हड़प कर गए, एक शैम ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी बना ली, तोशा खाना के करोड़ों के तहफ आप घर ले गए, आपने वो पैसा खा लिया, बेच के खा गए, और उसके बावजूद जो है वो कहते हैं कि जी हमें दीवार से लगाया जा रहा है। भाई आप ना करते 190 मिलियन पाउंड का केस, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये लीगल केसेस है, इसका जवाब देना होगा, उसमें सजा काट रहे हैं। कोई पिकनिक पे नहीं गए हुए जेल की जी वहां मुलाकातें करें, वहां पे डेरेदारी करें। एक बयान जो वजीर आजम साहब ने दिया था माका हक की क्लोजिंग सेरेमनी के हवाले से, या जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो राना सनाउल्लाह साहब बार बार दोहराते रहते हैं कि वजीर आजम ने तो खुद पेशकश की कि आए बात करते हैं, चीजों को रिजॉल्व करते हैं। आपके ख्याल में वो टाइम अब निकल चुका है? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज? आई थिंक दे मिस्ड द बस, एंड अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से कोई बातचीत नहीं है जो फौज को कमजोर करे, फौज के इदारे को कमजोर करे, मुल्क में आग लगाने की कोशिश करे, मुल्क को नुकसान पहुंचाए। कोई स्कोप नहीं है। हाँ, इमरान खान के बगैर बात करनी है, पार्लियामेंट में जरूर बात करें, अपने रवैये पे माजरत करें, और आके कहें कि जी हमें शर्मिंदगी है कि हमारा लीडर जो है वो इतने गंदे बयान देता है और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फिर गौर किया जा सकता है। अदर देन दैट आई थिंक दे मिस्ड द चांस। सही। सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन था वो कल आ गया, और आपने देखा खुद के एक हफ्ता इस पर बड़ी क्यास होती रही। तो इस तरह की भी बातें सामने आई कि शायद 27वीं तरमीम देने के बाद कुछ रिविजिट कर रही है पीएमएलएन, या फिर इशारा दिया गया कि पीएमएलएन के जो कायदीन है वो रिविजिट कर रहे हैं कि कुछ इसमें से तब्दीली की जाए, जो 27वीं तरमीम थी उनके कुछ चीज़ों को रिविजिट किया जाए। कोई ऐसा मामला था क्या इस दौरान, और क्या इस पे कोई कम्युनिकेशन भी हुई इदारे से कि हाँ इसको बदल लेते हैं फला चीज को या चेंज कर लेते हैं? मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहा, लेकिन क्या कोई ऐसी बात हुई थी? बड़ी इस पे बड़े हमारे जो स्पेशली बहुत सारे सहाफी जो सीनियर सहाफी हैं उन्होंने भी बड़े मतलब बिल्कुल तहम्मुल का मुजाहरा इस पे नहीं किया। देखिए एक नया पूरा एक सेटअप बनना होता है, और एक जॉइंट चीफ का दफ्तर खत्म हुआ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक पूरा स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश होता है, तो वो स्ट्रक्चरल चीजें थी, और इसका एक टाइम था नोटिफिकेशन का, वो हो गया। जिन लोगों ने उस वक्त ये बात की कि जी डिफरेंस आ गया है, दरार पड़ गई है, सिविल साइड ये कह रही है, मिलिट्री साइड ये कह रही है, कंफ्यूजन पैदा हो गई है, मेरा ख्याल है उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए, बिकॉज दे वर इम्पेशेंट विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी इशू, और एक मुल्क की फौज के इशू पे उन्होंने इतना भाम क्रिएट किया। बेहतर था कि इंतजार कर लेते, नोटिफिकेशन तो हो ही जाना था।
लेकिन फिर एक हफ्ता वेट करने की वजह क्या बनी? क्योंकि स्ट्रक्चर जो बनना है, आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी बननी है, वो तो काम चलता रहेगा, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने तो कल सिर्फ ये डिफरेंस देखा कि जो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था अकॉर्डिंग टू 27th अमेंडमेंट वो भी आया, और सिर्फ एक जो इजाफी खबर थी वो यही थी कि एयर चीफ को मजीद 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। तो फर्क क्या था? वाई एक हफ्ता क्यों लगा फिर इसमें? देखिए, जब कोई भी नोटिफिकेशन होता है उससे पहले उस सेक्रेटेरिएट की, उस पूरे स्ट्रक्चर की ऑपरेशनलाइजेशन होती है, उसकी चीजें तय होती हैं, उसकी डिस्कशंस होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई खुदा ना खास्ता कंफ्यूजन थी। उसका एक टाइम था और हो जाना था। पहले वजीर आजम बाहर गए हुए थे, वो वापस आए, उसके बाद सारे जो है मामला आगे भी चले। तो इस पे अब हार्म क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट ठीक है, करना बहुत नामुनासिब था। और एक नोटिफिकेशन हुआ, आइन और कानून के मुताबिक हुआ, और उसका जो टाइम था वो अपने टाइम पे ही हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। एक मौक़िफ़ भी इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग पे हम बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये माजी में हमने देखा है कि जब भी सियासतदानों के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ बर्फ पिघलती है, लेकिन यहाँ पे तो हमें मजीद एस्केलेशन नजर आ रही है। आज DGI-SPR ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बानी PTI इमरान खान ज़हनी मरीज हैं, उनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। और इससे पहले हमने देखा था कि जब इमरान खान की उनकी बहन से मुलाकात हुई तो इमरान खान के ट्वीट में बहुत सख्त बातें की गई। उन्होंने फौज के सबरा का नाम लेके जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो कहीं ना कहीं इस एस्केलेशन की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी आती है कि किस किस्म का बयानिया वहां से आ रहा है, जिस पर आज बड़ी डिटेल से बात की गई है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैंने पूरी तो प्रेस टॉक नहीं देखी DGI-SPR की, लेकिन कुछ उसके हिस्से मैंने देखे हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी ओहदे की जिम्मेदारी ये है कि वो जज्बात में ना आएँ और प्रोफेशनल रहें और सियासी मामलात से अपने इदारे को वो दूर रखें, क्योंकि वो खुद भी बार बार एक बात करते हैं, वो दुरुस्त करते हैं कि हमारे इदारे को सियासत में लेके ना आए। तो फिर वो खुद भी इसमें मदद करें सबकी, क्योंकि वो अगर कोई सियासी बात करेंगे तो जाहिर है उसका फिर जवाब आता है। मैं समझता हूँ कि खान साहब चाहे किसी को अच्छे लगें या बुरे लगें, वो इस मुल्क के एक हीरो हैं, एक नेशनल लीडर हैं, पॉपुलर तरीन आदमी हैं, साबिक वजीर आजम हैं, मत भूलें। उनके बारे में जब भी बात हो, और चाहे वो किसी के बारे में भी हो, लेकिन जब बात हो तो इंसान तू तकार की जगह जो है वो आप बात करें, आप इज्जत से नाम लें, आपका जो मौक़िफ़ है वो सामने रखें। और एक और भी चीज़ है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहिब वतन हैं, आप हैं, हम हैं। हमें किसी को ठेकेदार नहीं बनना कि किसी को आप मुहिब वतनी का सर्टिफिकेट दें। जितना कोई शख्स वर्दी के अंदर मुहिब वतन है, उतना ही हम वर्दी के बाहर भी मुहिब वतन है। हाँ, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और एक और बात भी मैं बड़ी क्लियर DGI-SPR साहब को कह दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी ना फौज से लड़ाई थी, ना है, ना होगी, क्योंकि फौज से लड़ाई तो पाकिस्तान के दुश्मन की हो सकती है। हमारा सिर्फ नुक्ता नजर का जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तलाफ है। और वो क्या है? वो ये है कि कोई भी पाकिस्तान में डेमोक्रेट वो ये बात करता है और इमरान खान भी करते हैं। मैं आज से नहीं, मैं तो 2015 से कर रहा हूं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। जहां जहां जब जब हमारी फौज पाकिस्तान के दिफा के लिए लड़ी है, कौम ने सर आंखों पे बिठाया है। जब जब अली साहब देखिए, इस तनकीद पे तो मेरे ख्याल से कोई किसी को जो है नहीं कहता कि ये तनकीद ना हो कि सब जो है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए या तमाम इदारों को अपने मैंडेट में रह के काम करना चाहिए। इस पर तनकीद पे तो मसला नहीं हो रहा। जो आप बात करें कि देखें, आप आपसे बात करें, तुम तू से बात ना करें, बात तो इससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है ना। क्योंकि जो इमरान खान का ट्वीट आता है उसमें तो वो ज़हनी मरीज और गद्दार और बहुत सारी चीज़ें कह रहे होते हैं। तो ये बात सिर्फ आप और तुम तक की तो नहीं रही है। और वो तो आज कह रहे थे, DGI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देखें, आप सियासत करें, जिस मामले पे करना है करें, लेकिन आपका हर लफ्ज़ जो है वो फौज से शुरू होता है, फौज पे ख़त्म होता है। इर्द गिर्द की बातों में भी आप फौज को घसीट के लेके आते हैं। तो वो कह रहे हैं बस हमें ना इसमें घसीटें, आप अपना सियासत करें। कौन मना करता है आपको? देखिए, इतना गुस्सा इतने जिम्मेदार ओहदे के साथ जेब नहीं देता। आप एक इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट के एक बहुत गुस्सा तो इमरान खान के ट्वीट पे भी आ रहा है ना। फिर वो भी तो वजीर आजम रहे। मैं अर्ज करता हूँ जी जी शहजाद साहब, मैं मुझे अर्ज करूँ। देखें, एक तरफ आपने एक साबिक वजीर आजम को 1 महीने से इस हुकूमत ने बंद किए रखा। मैं जब जेल से निकला, मैंने पहली बात जब की थी मर्दान जेल से, जब पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म से मैं निकला, मैंने एक बात की,
खान साहब ने रात को मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि यार तूने बिल्कुल सही बात की है, मैंने ये कहा था, बहुत से लोग देख रहे थे कि मैं बाहर निकल के बात क्या करूंगा, मैंने कहा था पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। ये बात आज मैं DGISPR साहब को भी कहूंगा कि आप किसी हुकूमत या किसी सियासी जमात के आप नहीं हैं, जिस तरह वो खुद कहते हैं कि हमारा इदारा किसी सियासी जमात या किसी सियासी सोच या किसी लेकिन क्या इलाके आपकी का, पार्टी में भी तो बिल्कुल इस भी वक्त ये ओन। डिस्कशन हो रही है कि जिस किस्म के बयानात दिए जाते हैं और जिस किस्म के बयानात बाहर आके पब्लिक किए जाते हैं, उसमें भी ऐसी बातें होनी चाहिए ना जिससे सियासी इस्तेकाम पैदा हो, लेकिन वो तो नहीं हो सकता इस बयानात से। या तो आप ये कहें कि हाँ तो उनके उसका ट्वीट एक में बड़ा वो जो भी आसान कुछ शहजाद कहेंगे बड़ा लेकिन उसका रद्द अमल ना है, या तो आप ये पोजीशन लेना हाँ वो ट्वीट में जो भी बात करेंगे रद्द अमल ना दे। एक चीज और मैं सिर्फ एक्चुअली करेक्ट कर दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने की मुलाकात के बाद ये उन्होंने कहा है, इससे पहले जब डेली बेसिस पे मुलाकात हो रही होती थी तब भी इसी किस्म की बातें उनके ट्विटर अकाउंट से आ रही होती थी। तो ऐसा नहीं है कि इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हुआ, पहले भी ये हो रहा होता था। ठीक है, मैं कहता हूँ जो भी कोई जिम्मेदार शख्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोई पॉलिटिकल शख्स है जो सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के सियासत कर रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो असद कैसर हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हैं, चाहे वो हमारे और कोई सीनियर जो भी इस वक्त मरकज में है, MNA है, सेनेटर, कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन इस वक्त जिम्मेदार भी हुकूमत है इस सारे क्राइसिस की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप इमरान खान साहब के देरीना साथियों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आप नहीं मिलने देंगे। आपने 1 साल से अली मोहम्मद को रोका हुआ है। मैंने कोई साजिश की, आग लगाने की कभी बात की? अरशद कैसर ने कभी बात की? आतिफ खान ने कभी बात की? आमिर डोगर ने कभी ऐसी बात की? जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को साइड लाइन कर देंगे, कौम के सबसे बड़े लीडर को अंदर डाल देंगे, उसकी बहनों को उससे मिलने नहीं देंगे, उसकी वाइफ को अंदर आप डाल देंगे, उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे, उसके बारे में पता हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से क्या क्या बातें चल, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, उसमें फिर एक रिएक्शन आता है। और मैं उन बातों को डिफेंड नहीं कर रहा जो हुई है। मैं कहता हूं कि दोनों तरफ से जो है गुफ्तगू में एक दूसरे का एहतराम लाजिम मलहूज़ खातिर रखें। लेकिन इस वक्त जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि जो हमारे मुल्क को सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो है टेरर, वो दहशतगर्दी का। ये दहशतगर्दी की जंग हम कैसे जीतेंगे? रोज जनाजे आ रहे हैं। अभी ये 2 दिन पहले शाह वली जो असिस्टेंट कमिश्नर वजीर मिरान शाह है, वो शहीद हो गए हैं। उनका छोटा बेटा, मैंने उसकी पिक्चर देखी, मेरा दिल खून के आंसू रोया कि यार इसका ये जो बेटा है, इसका बाप शहीद हो गया है, इसका बाप इस मुल्क की खातिर शहीद हुआ। ये जंग हम कैसे जीतेंगे? ये जंग हम कैसे जीतेंगे? क्या इस तरह की सख्त गुफ्तगू करके, क्या एक दूसरे को गद्दार कह के? मुझे आप आज एक बात बताएं, मैं जब आप एक सवाल करूं, वतन शख्स को गद्दार कहते हैं, वो रात दहशतगर्दों की चांदी होती है। जब आप पाकिस्तान के एक मुहब्ब वतन लीडर इमरान खान साहब को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट या पता नहीं क्या क्या कहेंगे, अच्छा इस तरह से आप पाकिस्तान मुझे एक बात करने दें, में अमन और अमान लाने में मदद कोई इमरान खान को ऐसे गद्दार नहीं कहा जा सकता और सिर्फ जो जिन्होंने वर्दी पहनी है वो मुहब्ब वतन नहीं है। हम भी बगैर वर्दी के मुहब्ब वतन है, बिल्कुल ठीक बात है, सब मुहब्ब वतन है, ठीक है, हमने मुल्क बनाया है। तो सुन लेना, सवाल सुन ले, तो क्या मिशाल यूसुफजई साहिबा गद्दार हैं, उमैर नियाजी गद्दार हैं, मस्ती खेल साहब गद्दार हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो उनको 3 दिन पहले कहा है कि क्योंकि आपने NDU का इजलास अटेंड किया तो आप मीर जाफर मीर सादिक हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को गद्दार ना को, इमरान खान अपने पार्टी के जो लोग जो कि अपनी लॉयल्टी जाहिर कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा वफादार हूं, उनको गद्दार कह रहे हैं। देखिए, उस पर आज पार्टी चेयरमैन गौहर का भी मौक़िफ़ आया है। आज हम पार्लियामेंट में इजलास में मैं मौजूद था और इस पे एक ऑफिशियल तो नहीं लेकिन एक अनऑफिशियल सी हमारी एक मीटिंग हुई है, जो मंडे को शायद हमारी प्रॉपर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो, क्योंकि हमारे चीफ विप आमिर डोगर भी नहीं थे और तादाद कम थी, तो कुछ लोग ही थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे, गपशप लग रही थी, चीजों पे डिस्कशन हुई। ये जो हमारे MNAs के बारे में बयान आया उस पर भी डिस्कशन हुई है। वो हमारे बहुत ही मुहब्ब वतन और इमरान खान साहब के सिपाही हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, चाहे वो मस्ती खेल है, चाहे वो बाज़ई है या बाकी मशाल है, जितने भी हैं, उमैर है, इमरान खान ने क्यों वहां पे मौक़िफ़ उन्होंने क्यों कहा है मीर जाफर मीर सादिक इनको? आप कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान के मुतालिक ये बात ना हो तो वो भी ना करें ना, अपनी पार्टी के लोगों के बारे में कर रहे हैं, वो तो ऐसे नहीं मुखालिफ के बारे में कर रहे हैं। देखिए, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, पिंडी की गर्मी इस्लामाबाद में भी आ गई है, तो थोड़ा मुझे जवाब देने दें। वो DG साहब कम गुस्से थे कि आप भी गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। किसी को मुहब्ब वतन के सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहिए, लेकिन वो बांट रहे हैं ना, आपकी पार्टी के जो बानी इमरान खान है। तो देखें, इमरान खान साहब के पास अंदर क्या मैसेजिंग जाती है, किस तरह जाती है,
पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ नहीं पता। आज बैरिस्टर गौहर ने उस पर बाहर निकल के चेयरमैन ने बात की है कि जब हमारी खान साहब से मुलाकात होती है हम देखेंगे कि उनका मैसेजिंग किस तरह से गई है, तो उनके पास जब मौक़िफ़ जाएगा, जब उनको असल सूरत हाल सामने रखी जाएगी, उसके बाद ही उस पर बात आएगी और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये कोई गद्दार नहीं है, महबूब वतन है, इमरान खान के सिपाही है, पाकिस्तान के सिपाही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान का मैं नहीं समझता, देखें मुझे अब ये वाली करनी दें कि इमरान खान साहब ने कभी भी ये कोई मौक़िफ़ नहीं लिया कि वो फौज के खिलाफ हैं, बल्कि वो हमेशा ही कहते हैं कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। उनका एक सियासी मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की सियासत में इदारे का जो है वो रोल नहीं होना चाहिए, तो वो तो डीजी भी कह रहे हैं, वो तो सब कहते हैं। तो यहाँ पे मसला क्या है? मसला है कम्युनिकेशन का। फैक्चुअल नहीं है ना, क्योंकि अब वो उससे भी ज्यादा कह रहे हो। दूसरा देखें, आपको लगता है कि मीर जाफर मीर सादिक वाली बात नहीं की होगी, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले आप लोगों को शक था कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी सपोर्ट खत्म कर रही है, तो जनरल बाजवा जिनके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि वो आपको लेकर आए, उनके हवाले से ये कहना शुरू कर दिया था कि मीर जाफर मीर सादिक हैं। और वो ऐसा नहीं कि जेल में बंद कमरे में किसी से कहा था, पब्लिक उनके स्टेटमेंट मौजूद थे। तो इमरान खान ये बयानिया, ये इल्जाम लगाते रहे, चाहे वो उनके हमदर्द हो या उनके मुखालिफ हो उन पे। देखिए, मुझे इससे एक स्टेप आगे की बात शहजाद भाई करने दें। वो ये है, उसने ये कह दिया, वो ये कह रहा है, वो ये कर देगा, फलाना हो जाएगा। देखो, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? आप अगर मेरे से पूछें, मैं समझता हूँ दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। दहशतगर्दी इन सारी चीजों के ऑफशूट्स हैं। अगर सियासी इस्तेहकाम होगा ना, तो यहाँ इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। और यहाँ देखें, आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम बतौर पाकिस्तानी नहीं चाहते कि इस मुल्क में अगर कोई वर्दी वाला है, लोग उसको ओन करें, उससे उसी तरह मोहब्बत करें जिस तरह लोग करते हैं? ये अभी जब जंग हुई है, पाक भारत जंग हुई है, जेल के अंदर से इमरान खान साहब ने, वक्त की किल्लत की वजह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे ले अंदर से मुल्क को डिफेंड किया है। क्या आपको लग रहा है कि अब ये जो एक सवाल से सियासी इस्तेहकाम की जो आप बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ये कोई वापस रिकंसिलिएशन, कोई डी एस्केलेशन हो सकती है, या फ्रैंकली आपका सियासी में इसमें तजिया जानना चाह रहा हूं कि इम्कानात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ग्लव्स आर ऑफ, बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस हो चुकी हैं। अभी भी कहीं ना कहीं हम बैठ के सुनते हैं ना, राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर से तहफ़्फ़ुज़ आईन के ऑब्वियसली उसका हिस्सा है अलायंस का, कि बात करेंगे। अब आपको लग रहा है बातचीत की कोई गुंजाइश रह गई है? मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं एक सियासी लीडर का वर्कर हूं। मैंने सियासत में ये सीखा है कि हमेशा रास्ता होता है। रास्ता तो दुश्मन के खिलाफ भी बात करने का होता है। मैं अब भी ये समझता हूँ, हमें दुश्मन एक दूसरे का कोई नहीं है। दुश्मन हमारा वो है जो हमारे सिविलियंस, हमारे सियासतदानों को, हमारे फौजियों को मार रहा है। लेकिन इस तरह की बातें करके, माहौल खराब करके आप उस जंग को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। इस वक्त जो बॉर्डर पे आपका सिपाही लड़ रहा है, जो आपका फौजी लड़ रहा है, जो आपका रेंजर लड़ रहा है, जो पुलिस वाला लड़ रहा है, वो अकेला नहीं लड़ता, उसके पीछे पूरा खानदान, गांव, इलाका खड़ा होता है। इलाका आपके पीछे, कौम कैसे खड़ी होगी जब आप इस तरह की बात करेंगे? उससे नफरत बढ़ती है। खुदारा इस तरह की जज्बातियत से परहेज कीजिए। स्टेट क्राफ्ट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। साहब, अगर आप सिंसियरली बात कर रहे हैं ना, तो फिर आपको ये एडमिट करना चाहिए कि एक तरफ से बात खराब नहीं हो रही है। ये देखें, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दूसरी तरफ से भी जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल है, जिसके किस्म का बयान आ रहा है, बीच में डालें जी, कि वहां से भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है जिससे इश्तियाल पैदा हो रहा है। लेकिन आज तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि अगर पीटीआई ने सर्वाइव करना है और सियासत करनी है, तो वो उनको अपने बानी पीटीआई से ला ताल्लुकी करनी पड़ेगी, जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान की मिसाल उन्होंने दी, तो फिर आपके लिए गुंजाइश होगी। अब ये यहां पे आ गया मामला, ये हुकूमत तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं। वो छोड़ें, वो तो जिस तरह की वो बात करते हैं। देखिए, मैं दूसरी बात करूं, ये तो आप ये बात तो मानते हैं ना शहजाद कि इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े या पॉपुलर तरीन लोगों में से, लीडरशिप में से हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसके पीछे 25 करोड़ में से 2/3 लोगों से भी ज्यादा लोग उसके साथ टच हैं, आप उसको एक साइड पे करके ये एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? जिन लोगों से बना के हुकूमत बनाई गई है, उनको अपनी गाड़ी का ड्राइवर तक वोट नहीं देता। उनके यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकता, उनके पीएम्स, उनके दफ्तर में काम करने वाले, उनके ड्राइवर, उनके जाती नौकर या गार्ड्स कभी कभी हमसे छुप के हमारे से सेल्फी बनाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, दिल में खान है लेकिन मजबूरी है, ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी हालत में आपको क्या चाहिए? ऐसी हालत में आपको चाहिए कि पॉपुलर आदमी को आप विलन बना के पेश ना करें। वो महबूब आदमी है, इस कौम का लीडर है, उसको एक सूरत में रिजेक्ट किया जा सकता है कि कौम उसको वोट ना करे। मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत के लिए माहौल दोनों तरफ से साजगार बनाना है। कोई क्या अडियाला जेल जाके ये बताता है इमरान खान साहब को कि यार देखें, आप भी थोड़ा सा स्टेटमेंट अपने जो भी आप दे रहे हैं बयानात, उनको ठंडा करें ताकि बातचीत का माहौल तो पैदा हो। कोई बताता है उस तरफ या नहीं बताता है? इनको कोई बताता है? ये जो आज बोल रहे थे, इनको कोई बताता है?
ये तो जेल में नहीं है ना, ये तो बाहर है, इनको समझ नहीं आज है। वाली बात तो पूरा एक इनको समझ नहीं है कि 25 करोड़ का मुल्क है, इसमें अमन चाहिए, मोहब्बत चाहिए। सही। देखें आप मॉनिटर ना बनिए, आप हमारे भाई बनिए, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट तब मिलेगी जब आप हमें रिस्पेक्ट दें, हमारे लीडर को रिस्पेक्ट देंगे। मैं दोबारा ये कह रहा हूं, वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, वी आर पाकिस्तानी, वी आर ऑल पैट्रियट्स। आज आपने कहा कि आप लोगों की एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई, ये वही मीटिंग है जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि उसमें सलमान अकरम राजा पर जराए बताते कि अदम एतमाद किया गया, और इसके अलावा इस चीज़ पर भी बात हुई कि किस किस्म के पैगाम रसाई उन तक पहुंचती है, इमरान खान तक, और किस किस्म के बयानात सामने आते हैं। बहनों के हवाले से बात हुई। ये उसी मीटिंग का आप अहवाल बता रहे थे जहां पे आप कह रहे थे कि इनफॉर्मली डिस्कशन हुई। क्या हुआ एग्जैक्टली बताएंगे, क्योंकि ये बातें जराए से सामने आ रही हैं। देखिए कुछ चीजें तो गलत कोट हुई हैं, ये पता नहीं कौन जराए को गलत चीजें वो फीड करता है। अदम एतमाद की तो मोहतरम सलमान साहब पे कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ ये बात जरूर हुई कि खान साहब तक जो मैसेज है वो पॉलिटिकली करेक्ट जानी चाहिए। और मैं यहाँ मार्जिन देता हूँ बहनों को, वो खवातीन हैं, वो जज्बाती हैं, उनके भाई से खूनी रिश्ता है, वो तकलीफ में है, वो मुश्किल में है, तो उन चीजों में आपको थोड़ी स्पेस देनी होगी। बाकी मीटिंग में बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन माहौल सुना है वहां पे भी गर्मा गर्मी थी वो लेके आए, वहां पे भी बहस और लड़ाई हुई है कुछ मामलात पर। देखिए ये ज्यादा अहम बात नहीं है, जो असल में बात अहम है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि ये जो आज DGISPR साहब के हवाले से रिएक्शन हमारी जमात से भी आया है, आएगा, वर्कर्स का, लोगों का, उनकी तरफ से भी गुस्सा है, इस तरफ भी है, इन सारी चीजों में सब ये बात करते हैं। देखें शहजाद, सब ये बात करते हैं कि टेम्परेचर कम करने की जरूरत है। तो टेम्परेचर कम करने के लिए आपने क्या करना है? आपने पॉलिटिकल लोगों को बीच में डालना है। आपने मेरी, हमारे बाकी साथियों की जब इमरान खान से रसाई बिल्कुल ही काट के रख दी। 1 साल हो गया यार, 1 साल हो गया है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर अपने साथियों से दूर कर दिया गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस वैक्यूम में बहुत से नॉन पॉलिटिकल लोग अपना रोल अदा करते हैं। आप अड्याला में हमें अपने लीडर से मिलने दें, आप हमें बात करने दें। आपको लगता है कि ये एक तरीका हो सकता है बेहतर हो जाएंगी, मामलात को बेहतर करने का? बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। इंसानी हुकूक के कारकुन और मारूफ फुकला ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ पीका जैसे मुतनाज़ा कानून के तहत केस का ट्रायल अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है। मुल्ज़िमान समेत केस के रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों की जानिब से ये तवक्को की जा रही थी कि आज केस का फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें मुल्ज़िमान ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 7 से 14 साल की सज़ा सुना दी जाएगी। लेकिन तवक्कुआत के बरक्स जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाने के बजाय केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। जबकि समाअत के दौरान ईमान मजारी ने जज अफजल मजोका से कहा कि मैं सज़ा के लिए तैयार हूं, आप 7 साल की सज़ा सुना दें, जिस पर जज अफजल मजोका खामोश रहे और अब केस का फैसला पीर को सुनाए जाने का इम्कान है। आज की समाअत से पहले ईमान मजारी की वालदा और सीनियर सियासतदान शीरी मजारी ने जज्बाती अंदाज में पोस्ट करते हुए लिखा था कि मेरी बेटी ईमान मजारी और दामाद हादी अली चट्टा बेगुनाह होने के बावजूद अदालत में सज़ा सुनने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने उनको खुदा हाफिज कह दिया है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को एक शर्मनाक तरीके से चलाए गए ट्रायल के बाद सज़ा सुनाई जा रही है। अहम बात यह कि 2 माह तक ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ जिस तरह यह मुकदमा चलाया गया है, उसमें फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तकाजों को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। इस केस में मुल्ज़िमान के वकला के बजाय गवाहान पर जरा सरकारी वकील के जरिए कराई गई, जिस पर मुल्ज़िमान ने न सिर्फ अदम एतमाद का इजहार किया बल्कि इसके खिलाफ अदालत में दरख्वास्त भी दायर की। और हैरानकुन तौर पर मुल्ज़िमान की जानिब से अपने दिफा में दिया गया 342 का बयान भी सरकारी वकील ने ही जमा कराया, जिससे मुल्ज़िमान ईमान मजारी और हादी अली चट्टा ने लाइल्मी का इजहार किया। लेकिन अजीब बात यह है कि अदालत ने उसी सरकारी वकील की जरा और 342 के बयान पर ही इन्हिसार किया, जबकि आज भी हादी अली चट्टा ने सरकारी वकील पर अदम एतमाद करते हुए उनकी जानिब से जमा कराए गए 342 के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। इससे पहले कल की समाअत में ईमान मजारी की बरियत, सरकारी वकील पर अदम एतमाद और गवाहान पर दोबारा जरा की 3 दरख्वास्तें दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने उन तीनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि कल की समाअत में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर नईम गुजर के अलावा सियासी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने भी मुल्ज़िमान ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जानिब से वकालतनामा जमा कराया था, लेकिन आज की समाअत में शेर अफजल मरवत गैर हाजिर रहे। इसके अलावा आज इसी केस के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा ने ट्रायल करने वाले जज अफजल मजोका पर अदम एतमाद करते हुए केस किसी और जज की अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इसलिए अब देखना होगा कि क्या उनकी ये दरख्वास्त मंजूर होती है या ट्रायल कोर्ट अपना फैसला पीर को सुनाती है।
आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।